मैंने खेत में इतनी मेहनत की रानो बहन। मैंने सोचा था खरबूजे बेचकर महीने भर का अनाज जमा कर लूंगा, लेकिन जब मैं आज सुबह कौवों के खेत में गया, वहां गिनती के सिर्फ 5 खरबूजे थे। जब मैंने कौवों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई। कहने लगे कि एक तो मैंने खेत में ठीक से मेहनत नहीं की और ऊपर से मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप मेरा विश्वास करें रानो बहन, मुझे अच्छे से याद है कल रात खेत में बहुत सारे पके हुए खरबूजे थे। उन कौवों ने धोखा किया है मेरे साथ। कबूतर रोए जा रहा था और रानू चिड़िया को सब बता रहा था। कबूतर भैया, आप रोए नहीं, मैं आपके साथ उन कौवों के पास जाऊंगी और हम बात करेंगे उन कौवों से। कौवों के पास बहुत सारे खेत थे। वो दोनों कौवे बहुत अमीर थे, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाक थे। वो अपने खेत जंगल के पक्षियों को काम करने के लिए देते। पक्षी दिन रात मेहनत करके खेत तैयार करते, लेकिन कौवे खेत तैयार होते ही जो भी खेती होती उसका आधे से ज्यादा हिस्सा पहले ही चुरा लेते, और फिर जो भी बेचारा पक्षी उनके जाल में फंस जाता उसे आखिर में सिर्फ 10 खरबूजे ही पकड़ा देते। कालू, ये सारे खरबूजे जल्दी से बाजार जाकर बेच आओ। ऐसा ना हो कि वो कबूतर फिर से अपनी रोनी शक्ल लेकर आ जाए। वैसे कहना पड़ेगा, उस गंदी आंखों वाले ने खेत में मेहनत तो बहुत की थी। देखो तो कितने बड़े और स्वादिष्ट खरबूजे तैयार हुए हैं। हाँ गौरी, चलो अब जल्दी से ये खरबूजे बैलगाड़ी पर ला दो, हम बाजार चलते हैं। हमें बहुत मुनाफा होगा। मेहनत कोई और करे और उसका फल हम खाएं। दोनों कौवे हंसने लगते हैं। एक विदेशी पक्षी पेड़ पर बैठा था। वो दोनों कौवों की बातें सुन रहा था। ये कौवे तो बहुत चालाक है, इन दोनों को मजा चिखाना ही पड़ेगा इनकी चालाकी का। विदेशी पक्षी ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया और कबूतर गोरी कौवी और कालू कौवे के गोदाम की तरफ आ रहे थे। गोरी कौवी जल्दी से खरबूजों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गोरी, ये क्या तुमने जंगल में गंदगी फैला रखी है? चोंच संभाल कर बात कर छोटी चिड़िया। क्या मतलब है तेरा गंदगी से? क्या कहना चाहती है? वो तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कालू कौवे, मुझे मेरे हिस्से के खरबूजे दो। देखो तुम्हारे पीछे कितने खरबूजे पड़े हैं, मुझे मेरा पूरा हिस्सा दो। मैंने तुझे जो 10 खरबूजे दिए हैं वही है तेरा हिस्सा। अब निकल यहाँ से, मेरे कान मत खा। पूरे खेत में से सिर्फ 10 खरबूजे, ये कोई हिस्सा नहीं होता। रानो बहन, खेत में काम शुरू करने से पहले इन दोनों दुष्ट कौवों ने मुझे कहा था कि जब खेत तैयार हो जाएगा आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा हिस्सा इन दोनों का। कबूतर, अब तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। टोटल 20 खरबूजे हुए थे, 10 दिए तुम्हें और 10 हमने रख लिए, हो गया आधा हिस्सा। अब निकल यहाँ से। कबूतर भैया, इन कौवों से बात करना फजूल है, चले यहाँ से। इन दोनों से तो ऊपर वाला पूछेगा। रानू चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया को अपना वकील बनाकर लाया था गंदी आंखों वाला। मैं भला कोई डरती हूँ उस पीली रंगत वाली चिड़िया से? हाँ हाँ गौरी, तुम बिल्कुल नहीं डरती किसी से। आखिर पत्नी किसकी हो? ये चोंच अगर उनके सामने भी चला लेते तो मैं भी कह सकती तुमसे। उनके सामने तो तुम ऐसे हो गए थे जैसे सांप सूंघ गया हो तुम्हें। गौरी, मैं बोला तो था। बस बस, 4 पक्षी के आ जाते हैं, तुम्हारी तो बोलती बंद हो जाती है। अब चलो खरबूजे बैलगाड़ी पर ला दो। वो दोनों कौवे खरबूजे बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं और बाजार की तरफ बेचने को निकल जाते हैं। दोनों कौवे बाजार में चाचा छमछम की दुकान पर पहुंच जाते हैं। कौवे अपने खरबूजे बेच देते हैं। कौवे अपनी खाली बैलगाड़ी लेकर वापस आ रहे थे कि उन्हें रास्ते में विदेशी पक्षी मिल जाता है। तुम दोनों तो कोई बहुत अमीर पक्षी लगते हो, और कौवे तुम तो कितनी सुंदर हो। जरूर तुम दोनों कोई अमीर पक्षी ही हो। हाँ हाँ, हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता हमारा। अच्छा, तो क्या तुम दोनों मुझे भी कोई काम दे सकते हो?
मुझे बहुत जरूरत है काम की। गोरी कवि आहिस्ता से कालू कौवे से कहती है। कालू जी, मिल गया, हमें नया शिकार मिल गया। चलो जल्दी से इसे खेत में ले। दोनों कौवे विदेशी पक्षी को लेकर खेत में आ जाते हैं। ये देख लो पक्षी, ये हमारा खेत है। तुम इसमें खरबूजों की खेती करोगे, बीज हम तुम्हें देंगे, फिर जो भी खेती होगी आधी आधी बांट लेंगे, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैं कल से ही खेत में काम शुरू कर दूंगा। फिर अगली सुबह से विदेशी पक्षी खेत में काम करना शुरू कर देता है। विदेशी पक्षी कौवों की छोटी सी छोटी बात पर भी नजर रखता था। कालू, ये लो, ये पैसे तिजोरी में रख दो और मुझे बताओ कितने पैसे पड़े हैं तिजोरी में। गोरी, एक तो तुम तिजोरी के पासवर्ड बदलती रहती हो, मुझे कोड तो बता दो। गोरी कवि कालू को तिजोरी का कोड बताती है और कोड विदेशी पक्षी भी सुन लेता है। कहो, अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि धोखा कैसे देते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। विदेशी पक्षी खरबूजों का खेत तैयार कर लेता है। मेरा खेत तैयार है कहो, अब हम परसों खरबूजे तोड़ेंगे और आपस में बांट लेंगे। परसों क्यों, कल क्यों नहीं? वो मुझे एक काम है, मुझे दूसरे जंगल जाना है, इसलिए अब मैं परसों ही आऊंगा। अच्छा ठीक है। फिर वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा गोरी कवि से कहता है। चलो गोरी, गोदाम की तरफ चलते हैं। उस विदेशी पक्षी ने तो परसों आना है, कल शाम को जाकर सारे खरबूजे तोड़ लेंगे। आज हम सारा दिन आराम करते हैं, शाम को जाएंगे गोदाम। शाम हो जाती है। कौवे गोदाम पर जाते हैं। कौवों की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। कालू जी, हमारा गोदाम का ताला किसने तोड़ा? ये दरवाजा इस तरह खुला क्यों है? दोनों कौवे जल्दी से गोदाम के अंदर जाते हैं। उनकी तिजोरी भी खुली थी और सारे पैसे गायब थे। वहाँ एक चिट्ठी पड़ी थी। कालू वो चिट्ठी उठाता है। दुष्ट कौवो, तुम पक्षियों को हमेशा धोखा देते थे, आज तुम दोनों के साथ भी धोखा हो गया। बाय बाय। दोनों कौवे रोने लग जाते हैं। कालू, उसे पकड़ो, कुछ तो करो, मेरे पैसे ले गया, खरबूजे ले गया, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। दोनों कौवे जल्दी से उड़ते हैं और पक्षियों के पास मदद के लिए जाते हैं। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। बहुत अच्छा हुआ तुम दोनों के साथ, धोखा देने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, माफ करना। रानो चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। दोनों कौवे रोते ही रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे कौवों को दूसरे पक्षियों से धोखा करने की सजा मिलती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। किसान की पत्नी अपनी बकरी का दूध निकाल रही थी। मेरी प्यारी बकरी, जल्दी से मुझे दूध दे दो, अभी घर की सफाई भी करनी है और पति जी के लिए भोजन भी बनाना है। मालकिन, आप किसी को काम पर रख ले, इस तरह आपके काम कम हो जाएंगे। हाँ, वैसे बात तो ठीक है तुम्हारी। गोरी कवि पेड़ पर बैठी सब सुन रही थी। गोरी कवि किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, क्या आप मुझे अपने काम पर नहीं रख सकती? कवि, मेरे घर के बहुत काम होते हैं, तुम भला कैसे करोगी सारे काम? नहीं माँ जी, मुझे सारे काम करने आते हैं, बर्तन, झाड़ू, पोछा मैं सब कर लेती हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम कल से काम पर आ जाना। गौरी खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। क्या बात है गौरी, बड़ी खुश हो आज। हाँ कालू जी, मुझे काम मिल गया है, अब भोजन की कोई चिंता नहीं हुआ करेगी। फिर गोरी कवि कालू कवि को सारी बात बताती है। सुबह हो जाती है और गोरी कवि किसान के घर पहुंच जाती है। वाह कवि, तुम तो समय पर पहुंच गई। हाँ किसान की पत्नी जी, मैं शाम तक आपके सारे काम कर दूंगी। गोरी कवि बर्तन धोने बैठ जाती है। गोरी कवि बर्तन धो रही थी कि किसान का बेटा वहां आ जाता है, साथ उसका दोस्त भी था। देखो इस काली कवि को, ये हमारे घर काम करती है,
इसकी चोंच देखो, काली कॉफी की काली चोंच। किसान का बेटा और उसका दोस्त हंसने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, मैं एक कवि हूँ और इस दुनिया में हर कवि का रंग काला है। ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते। देखो, ये कैसे बोलती है। दोनों फिर से हंसने लगते हैं। गौरी कवि को बहुत बुरा लगता है। चलो आओ दोस्त, हम खेलने चले। दोनों वहां से चले जाते हैं। ये किसान का बेटा कितना बुरा है। गौरी कवि शाम तक सारा काम कर देती है। किसान की पत्नी जी, मैंने सारा काम कर दिया है। ठीक है कवि, अब तुम चली जाओ। गौरी कवि वापस घर जा रही थी। रास्ते में गौरी कवि को रानो चिड़िया मिलती है। कैसी हो रानो? शुक्र है गौरी बहन, मैं ठीक हूँ। रानो, तुम्हारा रंग तो कितना सुंदर है। एक मेरा रंग है काला। आप ऐसा क्यों कह रही हैं गौरी बहन? आप पर यही रंग जचता है। रानो, तुम कितनी अच्छी हो। गौरी बहन, आप कहाँ से आ रही हो? वो रानो, मुझे किसान की पत्नी ने काम पर रख लिया है। मैं अब उसके घर काम करती हूँ। ये तो अच्छी बात है। घर में फ्री रहने से अच्छा है कि कोई काम कर ले। हाँ रानो। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, अब चलती हूँ। गौरी कवि अपने घर चली जाती है। आज तो तुम बहुत थकी हुई लग रही हो गौरी। कालू, वो छोड़ो। तुम्हें पता है आज किसान के बेटे ने मुझे क्या कहा? गौरी कालू कवि को सारी बात बताती है। कितनी गलत बात है। ऐसे किसी के रंग पर बात करना बहुत गलत है। अच्छा छोड़ो कालू जी, मुझे भूख लगी है, आओ भोजन करें। अगली सुबह फिर से गौरी कवि किसान के घर पहुंच जाती है। सुनिए जी, मुझे मेरी सहेली बता रही थी बस्ती में कोई चोर डाकू घुस आए हैं। अपने वो राजू का बेटा कल से गायब है। तुम हमारे मुन्ने को कुछ दिन बाहर मत जाने देना, मैंने भी सुना है। ठीक है जी। किसान अपने खेत में चला जाता है और किसान की पत्नी गौरी कवि के पास आती है। कवि, तुम काम करो, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। ठीक है मालकिन जी। किसान की पत्नी चली जाती है। किसान का बेटा घर से बाहर जाने लगता है। रुक जाओ बेटा, बाहर मत जाओ। काली कवि, तू मुझे रोकेगी? चल पीछे हट। तुम्हारी मम्मा बता रही थी कि बस्ती में कोई चोर डाकू घुस आए हैं जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं। तुम अभी बाहर मत जाओ। अब तुम मुझे बताओगी मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं? किसान का बेटा गौरी कवि की एक नहीं सुनता और घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। दोपहर के बाद किसान की पत्नी घर वापस आ जाती है। कवि, मेरा बेटा कहाँ गया? किसान की पत्नी जी, वो कह रहा था मैं खेलने जा रहा हूँ। मैंने उसे रोका था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। ये लड़का बिना किसी की नहीं सुनता, हमेशा अपनी मर्जी करता है। अच्छा कवि, तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम जाओ। गौरी कवि अपने घर जा रही थी कि रास्ते में उसे रानो चिड़िया और लूसी मिलती हैं। रानो और लूसी, तुम दोनों को पता है इंसानों की बस्ती में बच्चों को अगवा करने वाले दुष्ट इंसान घुस आए हैं। ऊपर वाला हर बच्चे की रक्षा करे। अगली सुबह जब गौरी कवि किसान के घर जाते हैं तो किसान की पत्नी रो रही थी और किसान भी बैठा रोए जा रहा था। क्या हुआ है मालकिन, आप रो क्यों रही हैं? कवि, मेरा बेटा कल से गायब है, लगता है उसे भी अगवा कर लिया है। मेरा बच्चा ना जाने किस हाल में होगा। सुनिए जी, आप कुछ करें, मैं जंगल से अपने दोस्तों को बुला कर लाती हूँ, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। गौरी कवि जाती है और तोते, रानो, कबूतर और लूसी को लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ आ जाती है। वो सब आ रहे थे कि उन्हें गुफा की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। दोस्तों, उस गुफा से किसी इंसानी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। रानो, जरूर वो किसान का बेटा ही होगा। ऐसे हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें किसान को भी अपने साथ ले लेना चाहिए। फिर सब पक्षी किसान के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। किसान अपनी बंदूक उठाता है और पक्षियों के साथ गुफा की तरफ जाता है। सब मिलकर गुफा के दरवाजे पर बड़ा बड़ा पत्थर उठाते हैं। अंदर किसान का बेटा था और राजू का बेटा भी वहीं बेहोश पड़ा था। पापा, आप आ गए। पापा,
वो गंदे डाकू कह रहे थे कि वो कल हमें दूसरे शहर ले जाएंगे। शुक्र है पापा, आप आ गए। बेटा, अगर धन्यवाद करना है तो कफी और इसके दोस्तों का करो। इसी ने तुम्हारी जान बचाई है। कवि आंटी, मुझे माफ कर दे। उस दिन मैंने आपके रंग का बहुत मजाक उड़ाया था और आप सबका बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। मेरे बेटे ने उन डाकुओं का हुलिया देख लिया है और मैंने पुलिस को रिपोर्ट भी करवा दी है। जल्द पुलिस उन डाकुओं को पकड़ लेगी। फिर किसान अपने बेटे को लेकर अपने घर चला जाता है और सभी पक्षी जंगल वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।